हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 का ये दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इल्तुतमिश और बलबन के बारे में, और बीच में रज़िया सुल्तान जो एक पहली महिला शासिका रही दिल्ली पर, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश एक उच्च घराने का तुर्क था। बचपन से ही बड़ा ही सुंदर और होनहार था, बुद्धिमान था, और इसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे एक सौदागर के हाथ बेच दिया। बिकते बिकते लास्ट में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। इल्तुतमिश अपनी योग्यता और क्षमता और चतुरता के बल पर उन्नति करता गया, यानी बहुत ही प्रोग्रेस करता गया। ऐबक ने उसे बुलंदशहर का सूबेदार बना दिया। ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दिया और अब उसे बदायूं का सूबेदार उसने नियुक्त कर लिया। राज्यारोहण और संघर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक लायक का शासक नहीं था। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करी। आराम शाह को बंदी बना लिया। इल्तुतमिश के सामने ज़बरदस्त मुश्किलें थी, चारों ओर से दुश्मन थे, संकट था। तो देखते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या सामना किया। इल्तुतमिश के समय प्रमुख कठिनाई और समस्याएं इस प्रकार की थी कि असंगठित राज्य थे, यानी कि राज्य जो थे बिखरे हुए थे। एक तरह से तुर्की सरदारों का विरोध था, नसरुद्दीन कुबाचा का भय था। अब क्या था यहाँ पर कि इल्तुतमिश जो था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी सेनापति था, सूबेदार था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके साथ और भी 2 गुलाम थे जो मोहम्मद गौरी के थे। मोहम्मद गौरी के 3 से 4 गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदौज, तीसरा कुबाचा करके नाम था उसका, कुबाचा भी था। तो यलदौज और कुबाचा जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई, तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हमला कर दिया कि अब तो हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। और ऐसा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में भी किया था, लेकिन वो ठीक है, मतलब उस टाइम पे उतनी सिचुएशन नहीं ख़राब थी। उसके साथ का ही जो था, उसके मोहम्मद गौरी के कहने पे वो राजा बना था, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी उसने। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाकी के जो 2 गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही थे, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो नसरुद्दीन कुबाचा का भी भय था और ताजुद्दीन यालदौज का खतरा था। राजपूत सरदारों का भी स्वतंत्र होने की बात हो गई यहाँ पर, कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजपूत जो थे, जो जहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन विस्तार किया था, वहाँ तक वो प्रांत और नगर और जो भी राज्य थे उसके अंडर वो बाहर विद्रोह करने लगे कि हमें अलग होना है। बंगाल के खिलजी सरदारों ने भी विद्रोह किया। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की बात आ गई। खोखरों की शत्रुता, यानी पंजाबियों ने भी अपनी सत्ता दुश्मनी दिखानी शुरू कर दी। दुर्बल राज्याधिकार मिले इसको। इल्तुतमिश द्वारा संघर्षों पर विजय और उसकी उपलब्धि। अब उपलब्धि देखते हैं इल्तुतमिश की, कि इल्तुतमिश ने आज साधारण उत्साह और निश्चय योग्यता और सैनिक कुशलता के साथ एक एक करके अपनी सभी मुश्किलों पर जीत हासिल की और साम्राज्य को मजबूत किया। फिर क्या होता है कि विरोधी तुर्क सरदारों को उसने दमन कर दिया। यलदौज का दमन किया 1215 में। और ये यलदौज का दमन वाला जो युद्ध था, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि तराइन का तीसरा युद्ध यलदौज के दमन को ही कहा गया था। कुबाचा को भी हरा दिया इसने 1217 से 27 तक। और कई राजपूत कुल के विद्रोही खिलजी सरदारों का दमन इसने किया 1255 में। ख्वाजा का सदा युद्ध हुआ और वहाँ मंसूरा का युद्ध कहलाया। कुबाचा का जो युद्ध था ना, यहाँ ख्वाजा गलत लिखा है, कुबाचा के साथ जो युद्ध हुआ था उसे मंसूरा का युद्ध कहा गया। खलीफा द्वारा सम्मान पाकर अपना राज्य अधिकार मजबूत किया इसने। जो खलीफा थे अफ़गानिस्तान के और बाहर के जो भी थे, उनसे इसने अपनी खलीफा के धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की और उनकी सहायता से मजबूत की अपने राजपाट को। राजपूत राजाओं से युद्ध किया और ग्वालियर, मालवा वगैरह पर आदि। क्या होता है कि राजपूत राजाओं से युद्ध किया और कई गुजरात हो गए और ग्वालियर हो गया, रणथंभौर
मालवा, इन सब पर इसने अधिकार कर लिया 1226 से 31 तक। मंगोलों के खतरे से राज्य की रक्षा की, पंजाब पर विजय हासिल की 1235 में, जिन्हें खोखर भी कहा गया, खोखर पर विजय हासिल की। दिल्ली को राजधानी बनाया इसने इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से पहले मुस्लिम बादशाहों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र लाहौर को बनाया था, पर इल्तुतमिश ही पहला ऐसा मुस्लिम राजा था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए वास्तविक जो दिल्ली संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का राजा जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। यही कारण है कि वो दिल्ली का पहला सुल्तान कहलाया और इसके बाद शताब्दियों तक दिल्ली ही राजधानी बनी रही। अब इल्तुतमिश का राज्य विस्तार और उसकी मृत्यु कैसे हुई ये देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति और सैनिक सफलता के बल पर विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। उसने क्या किया था इल्तुतमिश ने कि अपने शासनकाल में 40 सरदारों की एक सेना बनाई थी, जिसमें 40 अमीरों की सेना थी। वो बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान और हिम्मत वाले एकदम बहादुर सैनिक थे। उसकी सेना में 40 सैनिक थे। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था इल्तुतमिश का पूरा के पूरा साम्राज्य। खोखर जाति के कारण उत्तर पश्चिम में सीमा पर वो अपना जो राज्य था विस्तार नहीं कर सका। उसने पंजाबियों से विद्रोह किया और फिर भी वो राज्य वहाँ पर स्थापित नहीं कर सका अपना उत्तर पश्चिम में। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी अब कौन बने ये देखते हैं। ये 1236 से 1266 तक उसका उत्तराधिकारी रहे। 1236 में से 66 तक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने वाले सुल्तान कई थे, जैसे रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में बैठा। ये इसका बेटा था इल्तुतमिश का। रजिया सुल्तान, ये भी इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, 1236 से 40 तक रही। बहराम शाह और मसूद शाह 1242 में और 1242 से 46 तक। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक। नसरुद्दीन महमूद जो था इसका पौत्र था, यानी पोता था इल्तुतमिश का। इसके बाद देखते हैं रजिया सुल्तान। मैंने बताया था पहले भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और चौथा बलवन। ये चार जो थे राजा और रानी जो भी है, ये चारों के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए इन चारों के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलवन। बलवन के बाद भी 2 राजा है, लेकिन उसके बाद तुगलक वंश आ गया और बलवन के बाद खिलजी वंश आ गया और इस गुलाम वंश का पतन हो गया। रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिसने अपने जीवन काल में ही जिंदा रहते हुए ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके 40 सरदारों ने रजिया को शासन न देकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची रजिया सुल्तान ने क्या किया, लाल वस्त्र पहनने वाली परंपरा को अपनाया और मस्जिद के आगे जुम्मा के दिन वो पहुंची जनता के बीच और न्याय मांगने लगी। न्याय के लिए जनता के साथ समर्थन मांगा और जनता ने हस्तक्षेप किया और उस तरह फिर रजिया शासक बनी। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के जो थे वो टका था। टका जो था वो चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अपना अश्वशाला का प्रधान चुना था। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूब के साथ प्रेम संबंध बताया और अफवाह फैलाई, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जो तुर्क अमीर में जो 40 सैनिक जो थे वो रजिया के महिला शासिका होने के खिलाफ थे, इसलिए वो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। और ये था कि रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे संकट का उसने सामना किया, जैसे कि यलदौज का दमन हुआ, कई राजपूतों ने हमला किया, ग्वालियर में हमला हुआ, रणथंभौर ने हमला किया और मंगोलों का आक्रमण हुआ। इन सब का उसने बहुत ही बहादुरी से रजिया सुल्तान ने सामना किया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो सकी और इस तरह से रजिया सुल्तान की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे पतन की ओर चली गई।
तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूब से प्रेम संबंध की अफवाह फैलाई और उसके बाद क्या होता है, रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तूनिया से पराजित हुई और लेकिन उसने फिर बाद में अल्तूनिया से ही शादी कर ली। 1240 में कैथल के निकट राज्य और राजधानियों ये रजिया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों की हत्या कर दी गई। यहाँ पर ये गलत लिखा है राज्य और राजधानी, यहाँ पर रजिया और अल्तूनिया आएगा। 1240 में कैथल नामक कैथल के निकट, कैथल एक जगह थी जहाँ पर रजिया और अल्तूनिया, जिससे इसने विवाह किया था रजिया ने, उन दोनों की हत्या कर दी गई। बलबन ने, अब इसके बाद आता है बलबन। रजिया सुल्तान के बाद भी 2-3 शासक आए, उसके बाद 8वें नंबर पे आता है बलबन, जो इम्पोर्टेंट है। बलबन का जो राज था 1266 से 86 तक था। बलबन इल्बर्ग कबीले का एक तुर्क था। युवावस्था में ही मंगोल ने उसे अपना गुलाम बना लिया था और बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। जमालुद्दीन ने उसे सूचित कर सुल्तान इल्तुतमिश के हाथों 1232 ईस्वी में बेच दिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने उसकी स्वामी भक्ति और योग्यता से प्रभावित होकर 40 अमीरों के दल में उसको शामिल कर लिया था और ख़ास दरबार के पद पर नियुक्त किया था। अमीरों के दल में सम्मिलित कर दिया और सुल्तान रजिया के शासनकाल में उसे अमीर शिकार का पद मिला। 1246 में इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नसरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने पर बलबन की शीघ्र उन्नति हुई, यानी प्रोग्रेस किया इसने। नसरुद्दीन बहुत ही साधारण सा राजा था, उसने कोई जिम्मेदारी उठानी ज़रूरी नहीं समझी, बहुत ही मतलब बिना प्रतिष्ठा वाला शासन किया उसने। प्रजा भी जो थी वो राजा के प्रति प्रतिष्ठा नहीं रखती थी, सम्मान नहीं देती थी। और उसने क्या किया, नसरुद्दीन ने अपने शासनकाल में ही ज़्यादातर प्रधानमंत्री के रूप में उसको चुना, बलबन को, और बलबन को ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी। वास्तविक में जो राजा था वो एक तरह से शासन बलबन का ही चल रहा था, लेकिन नाम मात्र के लिए नसरुद्दीन उस टाइम पीरियड में 1266 से काफ़ी टाइम पीरियड तक उसने राज किया, 1266 से पहले से, यानी कि 1249 में बलबन को अमीरों का प्रधान बना दिया गया और उसे उलूग खां की उपाधि दी गई। धीरे धीरे बलबन की शक्ति बढ़ गई। सुल्तान नसरुद्दीन बलबन का दामाद भी था। बलबन ने क्या किया, अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए पहले ही उसको नसरुद्दीन को दामाद बना लिया अपना। अब बलबन के पुत्र नहीं थे, इसलिए 1265 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही दिल्ली का सुल्तान बन गया। और ऐसा वो खुद से नहीं बना। नसरुद्दीन ने क्या किया था, 20 वर्ष के शासनकाल में साम्राज्य की वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में रखी थी। बलबन प्रधानमंत्री के रूप में जब था तो जो नसरुद्दीन था उसको रियलाइज़ हो गया कि बलबन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तो अपने जीते जी ही नसरुद्दीन ने बलबन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। अब बलबन जो था प्रधानमंत्री के रूप में उसने क्या क्या काम किए वो देखते हैं। 1246 में से 65 तक दिल्ली सल्तनत की वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी। उसने, डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद कहते हैं और निज़ामी भी कहते हैं कि वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में ही मानते हैं। डॉक्टर अवध पांडे कहते हैं कि कम से कम 1255 से नसरुद्दीन ही वास्तविक सुल्तान था। कई स्रोतों के अकॉर्डिंग कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है कि वास्तविक सत्ता जो थी बलबन के ही हाथ में थी। अपने प्रधानमंत्री काल में बलबन ने कई महत्वपूर्ण काम किए, बहुत ज़रूरी काम किए। उसने स्वयं को शक्तिशाली बनाया, सीमा प्रांत को सुरक्षित बनाया, विद्रोह का दमन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। इसका लाभ उठा के अनेक विद्रोही स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। अब यानी कि जो इल्तुतमिश के अंडर जितने भी राज्य थे वो सब अलग होना चाह रहे थे, तो उन सब का विद्रोह इसने रोका। किसने? बलबन ने, जब वो प्रधानमंत्री बना था। राजपूत का विद्रोह उसने 1247 से 50 तक में रोका। 1250 तक उसने अभियान चलाया और चंदेलों के विरुद्ध बलबन ने अभियान चलाया 1248 से 50 तक। ये अभियान 1250 तक चला। मेवाती, अब मेवाती जो थे वो जादव भट्टी थे, यानी लूटपाट करने वाली जाति। बलबन ने इनका भी दमन किया। 1259 से 2 अभियान चलाया उसने मेवातियों के खिलाफ, पर फिर भी उसका दमन नहीं कर सका वो। बलबन को प्रधानमंत्री पद से हटाना और पुनः नियुक्ति हुई। बलबन क्या हुआ इसके बाद कि बलबन को हटा दिया उसने, इमामुद्दीन रियान को चुन लिया, पर इमामुद्दीन रियान जो था वो योग्य साबित नहीं हुआ प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोबारा नसरुद्दीन ने क्या किया, बलबन को ही प्रधानमंत्री चुन लिया। बलबन ने 1255 से 58 तक त्रिशूल खां आदि थे जो विद्रोही थे, बलबन ने उनका भी दमन कर दिया।
इस प्रकार बलबन ने अपने प्रधानमंत्री काल में शांति की स्थापना करी। बलबन सुल्तान के रूप में जब रहा, अब देखते हैं किस तरह रहा वो। 20 वर्ष से अधिक समय तक वो प्रधानमंत्री रहने के बाद बहुत ही अच्छे से राजनीतिक और सैनिक चीज़ें जान चुका था। राजनीतिक और सैनिक मजबूती थी उसके हाथ में। सुल्तान नसरुद्दीन को विश्वास हो गया था, जो मैंने भी बताया कि वो पहले ही नियुक्ति कर चुका था कि मेरे मरने के बाद बलबन ही उत्तराधिकारी बनेगा। अब बलबन का शासनकाल देखते हैं। 66 से लेकर 86 तक चला, 1266 से लेके। प्रारंभिक समस्या यही थी। बलबन 1266 में जब बलबन शासक बना, उसके सामने बहुत सारी मुश्किल थी। देखते हैं, कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी, 40 अमीरों की समस्या थी, राजपूत राज्यों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी, राजपूत विद्रोह कर रहे थे, मंगोल का आक्रमण का डर बैठा हुआ था, सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी थी जब नसरुद्दीन राज कर रहा था। बलबन ने नई नई योजनाएं बनाई और साम्राज्य में स्थापना की। और उसने क्या किया कि लोहे की नीति अपनाई, यानी बहुत ही कठोर बन गया वो, बहुत ही कठोर और निर्दयी बन गया। अपने शासनकाल में कठोर नीति का उसने पालन करना ज़रूरी समझा ताकि लोग डरे और विश्वासघात ना करे। बलबन का शासन प्रबंध ये था कि उसने राजस्व व्यवस्था अपनाई, यानी टैक्स वसूली की लोगों से, अमीरों से। 40 अमीरों को दमन किया। उलेमा की उपेक्षा, उलेमा जो थे वो धार्मिक विद्वान थे, उनको क्या किया, इसने अधिकार नहीं दे रखा था कि वो राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी कर सके। सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता बनाई उसने, हिंदुओं के प्रति नीति रखी और शक्तिशाली सेना बनाई। जो युद्ध इतने सारे हुए थे उसके शासनकाल में, उसके प्रधानमंत्री काल में, उन सब के जो नुकसान हुआ था, दुर्ग का, किलों का, सबकी मरम्मत उसने करवाई। शक्तिशाली सेना बनाई अपनी, और गुप्तचर व्यवस्था भी बनाई ताकि वो अपने राजपाट को मजबूत कर सके। लोहे की नीति अर्थात कठोर तरीके से उसने न्याय करने की शुरुआत की। और उसने 2 और भी नियम बनाए थे, पैबोश और सजदा, यानी दरबार में जब कोई आता था तो सलाम करना, एक दूसरे को झुककर सलाम करना यानी कि सजदा, और पैबोश यानी पैर चूमना। बलबन की सैनिक उपलब्धियां ये थी कि उसने मेवातियों पर विजय पाया। मेवाती, मैंने पहले भी बताया आपको कि मेवाती लूटपाट करने वाली जाति थी। दोआब में विद्रोह का अंत, यानी राजपूत का दमन। दोआब के क्षेत्र में, लाहौर के क्षेत्र में, राजस्थान के और चित्तौड़ के, ग्वालियर के, रणथंभौर के, ये सब जितने भी क्षेत्र थे, इन सब में जो राजपूत थे उन सब का दमन किया इसने, जो विद्रोह कर रहे थे दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ। यानी बलबन था अब तो सुल्तान, तो उसके खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया उन सब का दमन इसने किया। बंगाल का विद्रोह किया, कठेहर में विद्रोह का दमन किया, मंगोल आक्रमण हुए कई, मंगोलों से भी इसने बड़े ही बहादुरी से सामना किया। इसके जो बेटे थे उनको कुछ हिस्से तो इसने अपने बेटों को दे दिया, कुछ सत्ता। और मोहम्मद खां था बलबन का बड़ा बेटा, उसकी मंगोल के साथ युद्ध में डेथ हो गई। तो कुछ समय बाद 1286 में फिर से मंगोल आक्रमण हुआ, और उस मंगोल आक्रमण में और बेटे के मृत्यु के गम में बलबन की भी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो था एक तरह से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पतन की शुरुआत हो गई। इसके बाद भी 2 राजा आए, कैकूबाद और क्यूमर्श, पर वो ज़्यादा समय तक नहीं टिके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विजय अभियान के बारे में। हम पढ़ेंगे विजय अभियान। देखते हैं अब कि विजय अभियान जो राजाओं ने जीत हासिल की थी और जो हमले हुए थे उन सब का क्या इफेक्ट पड़ा था हमारे भारत पर। हिंदुओं के पराजय, मुसलमानों की विजय के अनेक कारण थे, जिनमें से निम्नलिखित हैं। राजनीतिक कारण, सैनिक और धार्मिक, सामाजिक और अदर रीज़न, अन्य कारण। राजनीतिक कारण ये था कि राजनीतिक एकता नहीं थी, संगठन नहीं था कोई, सामंतवाद प्रथा थी, और देश के ही लोगों में, देश के ही राजाओं में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यानी कि सिर्फ अपनी सत्ता के बारे में सोचते थे, वो देश की भावना नहीं थी उन लोगों के पास, पूरे देश के बारे में नहीं सोचते थे। सैनिक कारण ये था कि स्थायी सेना की कमी थी, उनमें दूर की नहीं सोचते थे, दूर की सोच की कमी थी। दोष पद्धति थी उनकी सेना में, गुप्तचर व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए राजपूत राजा जो थे वो जल्दी ही इसी वजह से मुसलमान राजाओं से हार जाते थे। धार्मिक और सामाजिक काम नहीं था, लोग हिंदू समाज में जाति पाति का भेदभाव करते थे। नई ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ा। मुसलमान के धार्मिक जोश और उनकी एकता, भारत में धार्मिक एकता के वजह से भी भारत के जो राजा थे वो हार गए।
अब भारत में धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, उसमें ही लोग और राजा उलझे रहते थे, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अदर रीज़न ये थे कि मुसलमान जो थे वो शीत देश के निवासी थे, लूट के माल का लालच उनको था, और मुसलमानों ने ही दास प्रथा की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर ये कि इसके आक्रमण के क्या इफ़ेक्ट पड़े, ज़ाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक कारण ये था कि जहाँ जहाँ आक्रमण हुए तो वहाँ पर मुस्लिम राजा की स्थापना हो गई। सैनिक कारण ये था कि यहाँ के सैनिक मजबूत नहीं थे, और वहाँ मुस्लिम राजा ये थे कि वो तीर का यूज़ करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, और राजपूत राजा क्या करते थे, वो भाले का पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग युद्ध लड़ते थे, परंपरा को महत्व देते थे, नई तरीके को नहीं अपनाते थे, तलवार का यूज़ करते थे। लेकिन तीर जो है वो, और घुड़सवार जो थे घोड़े और तीर का यूज़ करते थे, जिस वजह से मुसलमान राजा जीत गए। और हाथी का यूज़ करते थे राजपूत, हाथी से तो उनके खुद के भी सैनिक घायल हो जाते थे, और दूसरा ये कि वो तेज़ नहीं दौड़ पाते थे, तो इस तरह से युद्ध में वो हार जाते थे। और ये था कि धार्मिक और सामाजिक कारण ये था कि उस पर इफ़ेक्ट ये पड़ा कि मुसलमान धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम से जुड़े चीज़ें भारत में देखने को मिली। और जनता के पास तो ये, जनता और समाज में ये हुआ कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, चाहे कोई भी राजा आए। जनता का तो शोषण हो ही रहा था, ख़ास तौर पे जो नीचे वर्ग के जो लोग थे उनका। और अन्य रीज़न ये भी हुआ है ये हमलों का कि यहाँ पर फ़ारसी भाषा की शुरुआत हो गई। फ़ारसी भाषा एक तरह से अदालती भाषा बन गई, यानी कि हर काम में, दफ्तर में, हर चीज़ में फ़ारसी भाषा और अरबी भाषा का प्रयोग होने लगा। तो ये चेंजेस हुए, भारत के आक्रमण के इफ़ेक्ट हुए यहाँ पर, और विजय अभियान के भी ये सारे इफ़ेक्ट थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। ये आपका चैप्टर 2 था, इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि, इल्तुतमिश की उपलब्धि, रज़िया सुल्तान और बलबन की उपलब्धि के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो गुलाम वंश था इसका पतन हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा है खिलजी वंश, और नेक्स्ट हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे।